So welcome to the revision session of SA 500. सर SA 500 किसकी बात करता है? It talks about audit evidence. Audit evidence मतलब information. ये वो information है जिसको आप यूज करते हो to draw conclusion and conclusion पे आप opinion निकालते हो. अब सर ये इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हमको चाहिए. सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट का मतलब है सफिशिएंसी का मतलब होता है क्वांटिटी, अप्रोप्रिएटनेस का मतलब होता है क्वालिटी. क्वांटिटी किन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है सर? ये बात हमने सीखी थी ऐसे 200 में. क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है तो सर क्वांटिटी ज्यादा लगेगी. अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम है तो कम क्वांटिटी से भी काम चल जाएगा. ठीक है सर. इसी के साथ ये डिपेंड करती है क्वालिटी पे. अगर क्वालिटी ऑफ एविडेंस अच्छा है तो कम क्वांटिटी से भी काम चल जाएगा. ठीक है सर. इसके अलावा बताओ सर, आपने बोला एप्रोप्रिएटनेस. एप्रोप्रिएटनेस किस पे डिपेंड करता है? ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, रेलिवेंस और रिलायबिलिटी. रेलिवेंस का मतलब होता है जो भी एविडेंस आप लोगे ना वो अजर्शन के लिए रेलिवेंट होना चाहिए. यानी जिस अजर्शन को आप चेक कर रहे हो उसके लिए रेलिवेंट एविडेंस लेंगे. एग्जाम्पल के तौर पे सारे के सारे बच्चे एक बार अपने ऐसे 200 के नोट्स पे आओ. आ गए सर. तो ये कहते हैं सपोज मुझे अगर चेक करनी है डेटर की एग्जिस्टेंस, मुझे चेक करनी है डेटर की एग्जिस्टेंस या हमारी एंटिटी की डेटर पे राइट है कि नहीं, तो मेरा एक्सटर्नल कंफर्मेशन से काम चल जाएगा. ठीक है सर. बट अगर मेरे मन में डाउट है कि 5 डेटर के अलावा कोई छठा डेटर तो नहीं, 5 डेटर के अलावा कोई छठा डेटर तो नहीं 31 मार्च को, तो ये छठा डेटर कैसे पकड़ में आएगा? सर डेटर है, करंट एसेट है, तो 2 से 3 महीने में इसका पैसा बैंक स्टेटमेंट में आ जाएगा. तो अगर कोई डेटर छूट भी रहा है ना तो आप एंटिटी के सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट्स देख लो. आप एंटिटी के नेक्स्ट 3 मंथ्स के बैंक स्टेटमेंट देख लो, तो उसमें जो भी रिसीट्स आ रही है उसमें चेक कर लो सारे डेटर्स अकाउंटेड है कि नहीं. सारे डेटर्स अकाउंटेड है कि नहीं, कोई नया डेटर तो नहीं है. तो कंप्लीटनेस के लिए मैंने कौन सा एविडेंस लिया? बैंक स्टेटमेंट. तो देखा आपने कैसे अजर्शन के साथ एविडेंस बदल गया. हाँ, तो जैसी अजर्शन वैसा एविडेंस, इसी को कहते हैं रेलिवेंस. ओहो क्या बढ़िया बात बोली मैंने. जैसी असर्शन वैसा एविडेंस, इसी को कहते हैं रेलिवेंस. इतनी सी बात आपने समझनी है. समझ गए सर. अब इसके अलावा हमने पढ़ लिया सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट. रिलायबिलिटी भी देखनी होती है. रिलायबिलिटी मतलब क्या मैं एविडेंस पे भरोसा कर सकता हूं. अब ये रिलायबिलिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? बड़े सिंपल है. ऐसा कहा जाता है कि जो एविडेंस आपको एक्सटर्नल सोर्सेज से मिलता है, थर्ड पार्टी से मिलता है, जो भी एविडेंस आपको एक्सटर्नल सोर्सेज से मिलता है, थर्ड पार्टी से मिलता है, उस पर तो मैनेजमेंट का कोई इंफ्लुएंस नहीं है. हाँ, तो दैट इज कंसिडर टू बी मोर रिलायबल. बट सर इंटरनल एविडेंस रिलायबल नहीं होता? होता है, अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छे हैं. अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छे तो इंटरनल एविडेंस भी रिलायबल होगा. सो वन विच इज जनरेटेड इंटरनली इज ऑल्सो रिलायबल इफ द कंट्रोल्स आर इफेक्टिव. तो एक्सटर्नल वाला है, इंटरनल वाला भी होगा, इंटरनल कंट्रोल अच्छे हैं. अब सर आपने हमको बताया था कि दो तरीके एविडेंस लेने के, या तो मैनेजमेंट के थ्रू ले लो या डायरेक्टली ले लो. कौन सा ज्यादा रेलिवेंट है, सॉरी कौन सा ज्यादा रिलायबल है? जो डायरेक्टली आपको मिलता है. डायरेक्टली मिलता है मतलब अगर मैंने खुद देखा किसी कंट्रोल को परफॉर्म होते हुए, दैट विल बी मोर रिलायबल देन आस्किंग द मैनेजमेंट. सो एविडेंस ऑब्टेन डायरेक्टली बाय द ऑडिटर इज मोर रिलायबल देन बाय इन्फ्रेंस, मतलब इंक्वायरी अबाउट एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल. तो 3 बातें समझ आ गई, एक्सटर्नल, इंटरनल एंड डायरेक्टली. डायरेक्टली के साथ आएगा डॉक्यूमेंटेड. जो एविडेंस डॉक्यूमेंटेड होता है दैट इज मोर रिलायबल देन इंक्वायरी. सर ऐसा क्यों? ओरल एविडेंस से डॉक्यूमेंटेड क्यों रिलायबल है? भाई ओरली तो लोग मुकर जाते हैं, ओरली तो लोग वादे करके मुकर जाते हैं. अगर डॉक्यूमेंटेड होगा तो दैट इज मोर रिलायबल. और डॉक्यूमेंटेड में भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर मोर रिलायबल देन फोटोकॉपी, फेसिमाइल, इलेक्ट्रॉनिक. जो भी तुमको 3-4 सिनोनिम्स ध्यान रहे बस वो लिख देना. तो ये आपने बस 5 बातें ध्यान रख के चलनी है. समझ गए सर. अब इसके बाद सर आपने हमको एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट पढ़ाया आज. कौन सा? मैनेजमेंट एक्सपर्ट वाला. हमने आज मैनेजमेंट एक्सपर्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा. तो सारे बच्चे एक बार अपने नोट्स पे आ जाओ. आ जाओ आ जाओ, एक बार अपने नोट्स पे आ जाओ. आ गए सर. हमने पढ़ा मैनेजमेंट एक्सपर्ट का कॉन्सेप्ट. ये मैनेजमेंट एक्सपर्ट का कॉन्सेप्ट हमने क्या बोला? ये जो बंदा है ना, इसकी एक्सपर्टीज किस में है? अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में. नहीं सर, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के अलावा इसकी एक्सपर्टीज है इन अ फील्ड अदर देन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग. एग्जाम्पल के तौर पे कोई एक्चुअरी. ये जो एक्चुअरी है सर, इसको मैथ्स करने में मजा आता है, स्टैटिस्टिक्स करने में मजा आता है, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग करने में मजा आता है. तो इसकी एक्सपर्टीज अकाउंटिंग ऑडिटिंग के अलावा किसी और ही डोमेन में है. एंड इसका काम किसने यूज किया? मैनेजमेंट ने, इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो फॉर एग्जाम्पल जो आपका इंड AS 19 होता है, उसमें जो ग्रेच्युटी की लायबिलिटी होती है, लीव इंकैशमेंट होती है, मैनेजमेंट निकालती है, एक्चुअरी निकालता है? सर एक्चुअरी निकालता है. एक्चुअरी जो काम निकाल के देता है मैनेजमेंट उसको यूज कर लेती है. तो सर क्या एज अ ऑडिटर मुझे अगर ये दोनों चीजें चेक करनी है तो मैं भी एक्चुअरी का काम यूज कर लूं? कर सकते हो, आप भी एक्चुअरी का काम यूज कर सकते हो. बट याद रहे आपको 3 ऑडिट प्रोसीजर करने पड़ेंगे. सर क्या?
इससे पहले कि आप उसका काम समझो, आप एक्चुअरी को समझो। इससे पहले कि आप उसका काम समझो, आप एक्चुअरी को समझो। सर एक्चुअरी कैसा होना चाहिए? एंटिटी के बड़े बड़े लोग कैसे होते हैं? सीईओ, सीएफओ, ये बंदा होना चाहिए सीसीओ। सीसीओ का मतलब है कॉम्पिटेंट, केपेबल, ऑब्जेक्टिविटी। बोलो मेरे साथ, कॉम्पिटेंस, केपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इसके अंदर ये तीनों क्वालिटीज होनी चाहिए। कैसे पता लगेगा सामने वाला बंदा कॉम्पिटेंट है? आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस रहेगा बंदे के साथ। और अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो उससे डिस्कस कर लो, तुम कॉम्पिटेंट हो, या बाकियों से डिस्कस कर लो जो उसके साथ फेमिलियर है। सो यू नीड टू डिस्कस विद द मैनेजमेंट एक्सपर्ट और अदर्स फेमिलियर विद देयर वर्क। ठीक है सर। इसके अलावा सामने वाले के बारे में कैसे पता चल सकता है? हाउ कैन वी गेट नॉलेज अबाउट द कॉम्पिटेंस ऑफ द अदर पर्सन? सर अगर वो क्वालिफाइड है, जैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो आप कॉम्पिटेंट हो, ऐसी अगर वो भी क्वालिफाइड एक्चुअरी है या फिर वो इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरी का मेंबर वगैरह है तो उससे पता चलेगा, या उसने कोई बुक्स एंड पेपर्स पब्लिश कर रखे हैं। सो ये आपके कुछ तरीके हो सकते हैं: पास्ट एक्सपीरियंस, डिस्कशन, नॉलेज। बोलो मेरे साथ, पास्ट एक्सपीरियंस, डिस्कशंस एंड नॉलेज। डिस्कशन विद द एक्चुअरी, डिस्कशन विद अदर्स, नॉलेज अबाउट हिज क्वालिफिकेशन, नॉलेज अबाउट द पब्लिकेशन ऑफ बुक्स एंड पेपर। अब आप उसके काम की अंडरस्टैंडिंग ले लो। अब सर काम में भी किस चीज की अंडरस्टैंडिंग? जो इसने अजम्पशंस यूज करी हैं। फॉर एग्जांपल इसने एम्प्लॉय की लायबिलिटी कैलकुलेट करी, तो अजम्पशंस क्या क्या हो सकती हैं? सर अजम्पशंस हो सकती है डिस्काउंट रेट, क्योंकि लायबिलिटी तो 5 साल बाद पे करनी है, तो उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाने के लिए इसने डिस्काउंट रेट यूज किया होगा। ये ग्रेचुटी पे कब होती है? जब इंसान की डेथ हो जाती है या वो रिटायर कर जाता है, तो रिटायरमेंट एज क्या लिया है, डेथ रेट क्या लिया है, ये सारी अजम्पशंस की आप अंडरस्टैंडिंग लो। क्या जनरली यही अजम्पशंस ली जाती है? फिर जो इसने मेथड यूज किया, क्या वही मेथड यूज किया जैसे हमने आज क्लास में पढ़ा था, पीयूसी मेथड। पीयूसी मेथड होता है तो पीयूसी मेथड ही यूज होता है इस चीज के लिए। तो आपने अजम्पशन एंड मेथड की अंडरस्टैंडिंग ली। अब फाइनली आप देखो, क्या वो जो रिपोर्ट है उसको आप ऑडिट एविडेंस यूज कर सकते हो? इज इट एप्रोप्रिएट टू बी यूज्ड एज एविडेंस? तो बस आपने फ्लो में चलना है। सबसे पहले एक्चुअरी के पास क्या होगा? सर इंप्लॉइज का डेटा गया होगा, जो क्लाइंट है उसने इंप्लॉइज का डेटा भेजा होगा, तो आपने वो डेटा चेक करना है। आपने वो डेटा चेक करना है। यही चीज आप आर्टिकलशिप में करते हो, डेटा की कंप्लीटनेस देखते हो कि सारे जितने भी रेलिवेंट इंप्लॉइज हैं आ गए। उसके बाद सर एक्यूरेसी देखते हो कि जो सैलरी आ रही है उस शीट में, वो सैलरी आपके इंप्लॉइज वाले वर्क पेपर में भी मैच हो रही है। हाँ सर, वो सैलरी अमाउंट हम मैच करके देखते हैं। फिर आप देखते हो रेलिवेंस। रेलिवेंस मतलब जो टेम्पररी वर्कर्स होते हैं उनको थोड़ी ग्रेच्युटी मिलती है, तो क्या रेलिवेंट इंप्लॉइज का डेटा गया है? तो हम डेटा का क्या देखते हैं? कार। सीधा बोलो मेरे साथ, हम डेटा का कार देखते हैं। कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, रेलिवेंस। से विद मी, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, रेलिवेंस। एक बार और बोलो ना, अच्छा लग रहा है। कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, रेलिवेंस, वेरी गुड। अब डेटा पे क्या लगाएंगे? assumptions एंड मेथड। जब डेटा पे मैंने assumption और मेथड लगाई तो मेरी फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन आई। जब मैंने डेटा पे assumptions एंड मेथड लगाई, फिर फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन आई। इसमें क्या देखते हैं सर? आरआर। आरआर का क्या मतलब है? जो भी assumption है वो रेलिवेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी assumptions उठा ली, जो रेलिवेंट लगता है आपको। डिस्काउंटिंग रेट यूज करना है, रिटायरमेंट रेट यूज करना है, डेथ रेट यूज करना है, वॉट एवर यू वांट टू डू, रेलिवेंट assumption होनी चाहिए। प्लस जो आप रेट्स यूज कर रहे हो वो रीजनेबल होने चाहिए। तो कई बार हम रेट्स को चेक भी करते हैं, जो डिस्काउंट रेट यूज किया होता है हम उसको गवर्नमेंट के बॉन्ड रेट से चेक करते हैं। सो दीज शुड बी आरआर, रेलिवेंट, रीजनेबल। से विद मी, रेलिवेंट, रीजनेबल, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। और जो भी फाइंडिंग एंड कंक्लूजन है वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखेगी। मतलब जो ग्रेचुटी ने, जो एक्चुअरी ने ग्रेचुटी की लायबिलिटी निकाली है, जो एक्चुअरी ने ग्रेचुटी की लायबिलिटी निकाली है, वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखनी चाहिए। या जो प्लान एसेट्स है, जो प्लान एसेट्स है वही एसेट्स आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखने चाहिए। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर, ये बात तो समझ में आ गई। बस इतनी सी बात थी। अब सर हमने इसकी ऑब्जेक्टिविटी चेक करनी है। हाँ, पानी के 2 घूंट लगाओ एंड गेट रेडी फॉर ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी के लिए कौन सी फील्ड में जाना है? सर एथिक्स की फील्ड। एथिक्स की फील्ड मतलब हमने कई सारे थ्रेड्स पढ़े थे और थ्रेड्स के सर्कमस्टेंसेस पढ़े थे। कौन से रिलेशनशिप्स होते हैं, कौन से रिलेशनशिप्स होते हैं, कौन से इंटरेस्ट होते हैं जिनसे थ्रेड्स बन जाते हैं। तो आपने देखना है व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस व्हिच थ्रेड द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एक्सपर्ट। ठीक है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ थ्रेड? साफी, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड, सेल्फ रिव्यू थ्रेड, एडवोकेसी थ्रेड, फेमिलियरिटी थ्रेड, इंटिमिडेशन थ्रेड। बोलो मेरे साथ, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड, सेल्फ रिव्यू थ्रेड, एडवोकेसी थ्रेड, फेमिलियरिटी थ्रेड, इंटिमिडेशन थ्रेड। ठीक है सर। अब ये जो थ्रेड्स हैं इनको लेके देखो क्या उनके पास सेफ गार्ड है। हमने ये टॉपिक पढ़ा था। थ्रेड्स के बाद अगला टॉपिक क्या पढ़ते हैं एथिक्स में? सेफ गार्ड। सेफ गार्ड्स विच कैन रिड्यूस द थ्रेड। सेफ गार्ड में हैशटैग लगा देना, यानी इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है। अब सेफ गार्ड कौन से 2 होते हैं? सर सेफ गार्ड 2 हो सकते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल।
एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? वही पीआरएल रिक्वायरमेंट, बाहर वाली रिक्वायरमेंट, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट, बस इन तीनों को ध्यान रख लेना। इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब इनकी खुद की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। अब सर सेफ गार्ड पे टर्म्स एंड कंडीशन क्या थी? सेफ गार्ड सारे थ्रेड्स को खत्म नहीं कर सकता। जो सेफ गार्ड है वो सारे थ्रेड्स को खत्म नहीं कर सकता। कौन सा थ्रेड था जो रह जाता था? इंटिमिडेशन थ्रेड। इंटिमिडेशन थ्रेड यानी किसको डराया धमकाया जा सकता है? बाहर वाले एक्सपर्ट को डराया धमकाया जा सकता है या इंटरनल वाले को? सर इंटरनल वाले को। तो यह कहता है इंटिमिडेशन थ्रेट इज ऑफ लेस सिग्निफिकेंस। इंटिमिडेशन थ्रेट इज ऑफ लेस सिग्निफिकेंस। सर लेस सिग्निफिकेंस किसके केस में? फॉर एन एक्सपर्ट इंगेज बाय एन एंटिटी देन एन एक्सपर्ट एम्प्लॉयड बाय द एंटिटी। ये लेस सिग्निफिकेंस होता है फॉर एन एक्सपर्ट इंगेज बाय एन एंटिटी देन एन एक्सपर्ट एम्प्लॉयड बाय द एंटिटी। बस सिंपल सी बात ये ध्यान रखनी है। फिर हम क्या बोलते हैं? एम्प्लॉय के केस में थ्रेट हमेशा रहेंगे। एम्प्लॉय के केस में थ्रेट हमेशा रहेंगे तो हम क्या करें? हमको फर्क ही नहीं पड़ता। हमको फर्क ही नहीं पड़ता बाहर वाला एक्सपर्ट है या एम्प्लॉय वाला एक्सपर्ट है। हमको सबकी ऑब्जेक्टिविटी चेक करनी है। कैसे? डिस्कस करके। मैनेजमेंट से डिस्कस करो, एक्सपर्ट से डिस्कस करो, तुम्हारे बीच में क्या रिश्ते हैं, उसकी वजह से क्या थ्रेट्स हैं, क्या एडिक्वेट सेफ गार्ड है। अब रिश्तों का एग्जाम्पल दे दो। बिजनेस रिश्ता है, पर्सनल रिश्ता है, और क्या फाइनेंशियल इंटरेस्ट है या कोई और सर्विस देता है। ये आपने बस बेसिक बात उनसे पूछ के चलनी है। हो गया सर? हाँ हो गया। अब इसके बाद अगला टॉपिक शुभम सर ने क्या पढ़ाया था? सर मैटर्स अफेक्टिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंड ऑफ प्रोसीजर। एकदम कॉमेडी वाला टॉपिक। मैटर से आएगा अगला पॉइंट, नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मैटर। जो सवाल कॉम्प्लेक्स होते हैं वहां गलती होने के चांसेस ज्यादा है, यानी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। हम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को देख के डर गए तो बोला कुछ और दिखाओ। कुछ और दिखाओ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एविडेंस। नहीं है तो फिर जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट से एग्रीमेंट किया वो देख लो। एग्रीमेंट में पहली चीज यही आती है, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्क। दूसरी चीज उस एग्रीमेंट में क्या देखनी थी? सर एक चीज और देखेंगे, बंदा एम्प्लॉयड है या पार्टली इंगेज्ड है। इस पे डिपेंड करेगा कि मैनेजमेंट कितना कंट्रोल और इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर पा रहा है। मैनेजमेंट कितना कंट्रोल और इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर पा रहा है। बस ये आपने 5 से 6 पॉइंट इसमें ध्यान रखने। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, मैटर्स अफेक्टिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। अब सर इसके बाद हमने डिस्कस किए मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। इसके लिए आप एक निमोनिक याद रख सकते हो सर, क्या? AEIOU। सारे बच्चे लिखो यहां पे AEIOU। सर AEIOU का मतलब क्या होता है? A फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर। ओ ये मैंने अपने टीचर नीरज अरोड़ा सर से सीखा था, ठीक है। AEIOU, A फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर। E का क्या मतलब है सर? E का मतलब है एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ठीक है सर। I का क्या मतलब होता है? इंस्पेक्शन और इंक्वायरी। ओ इंस्पेक्शन और इंक्वायरी। O का मतलब है ऑब्जर्वेशन एंड U का मतलब है रिकैलकुलेशन। आप रिकैलकुलेशन में ये U बना सकते हो। तो इस तरह से आपको ये 5 से 6 पॉइंट हमेशा याद रहेंगे। अब सर ऐसे कभी ऐसे नहीं पूछेगा व्हाट आर द मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग एविडेंस, बट स्टिल व्हेन यू आर रिकॉलिंग द टॉपिक आपके लिए काफी इजी हो जाता है कि अच्छा ये सारे मेथड्स थे AEIOU। अब AEIOU क्या था? A फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर, यानी आप चीजों को एनालाइज कर रहे हो, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल को डिटेल में डिस्कस करेंगे ना ऐसे 520। E का क्या मतलब था? एक्सटर्नल कंफर्मेशन, यानी आपने थर्ड पार्टी से डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स लिया। ओरल नहीं चलेगा, डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। आई का क्या मतलब था? इंक्वायरी और इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन दो चीजों का होता है, क्या सिर्फ डॉक्यूमेंट्स का होता है या एसिड्स का भी होता है? दोनों पार्ट सर इंस्पेक्शन में कवर्ड होते हैं। और आई फॉर इंक्वायरी। एक बार इंक्वायरी डिस्कस कर ले, टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड ब्रीथ आउट। एक बार और, टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड ब्रीथ आउट। सारे बच्चे मुझे बताओ इंक्वायरी के पॉइंट्स क्या थे, जल्दी से बताओ। सर इंक्वायरी में सबसे पहले हम सीखते हैं। इंक्वायरी में सबसे पहले हम सीखते हैं, तो सीखने को कैसे स्टार्ट करते हैं? सीकिंग इंफॉर्मेशन। सीकिंग इंफॉर्मेशन क्या एवी बंदे से या नॉलेजेबल पर्सन से? जल्दी से बताओ। सीकिंग इंफॉर्मेशन किससे? नॉलेजेबल पर्सन से। तो ये कहता है नॉलेजेबल पर्सन। अब आ जाओ ये वाली हरकत पे, विद इन द एंटिटी, आउटसाइड द एंटिटी। इंफॉर्मेशन कैन बी फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, एंड सर लास्ट में आता है इंक्वायरीज कैन रेंज फ्रॉम रिटन और ओरल। सारी चीजें यहां पे कवर हो जाती हैं। समझ गए सर? इसके बाद क्या था? इंक्वायरी फ्री की है। इंक्वायरी फ्री किया तो इट इज यूज्ड एक्सटेंसिवली थ्रू आउट ऑडिट। अब जो इंफॉर्मेशन मिली उसको इवेल्युएट करो। जो इंफॉर्मेशन मिली इसको इवेल्युएट करो। सर इवेल्युएट करके 3 बातें पता चलती थी, बताना क्या? 3 बातें पता चलती हैं, या तो कुछ नया पता चला, या समथिंग विच इज कोरोबोरेटिव एविडेंस जो सपोर्ट करता है, एंड आखिरी में सर समथिंग विच इज कॉन्ट्राडिक्टिंग और डिफरेंट। तो ये कहता है रिस्पॉन्स कैन गिव यू
एक्सेस टू इंफॉर्मेशन जो आपने प्रीवियसली पोजेस ही नहीं की थी, या आपको दे सकता है कोरोबोरेटिव एविडेंस, कोरबो लोरबो जीत बोरे, कोरबोरेटिव एविडेंस मतलब सपोर्टिंग एविडेंस और इंफॉर्मेशन विच इज डिफरेंट। जब भी कुछ डिफरेंट मिलेगा, कॉन्ट्राडिक्टिंग मिलेगा, मतलब फ्रॉड की खुशबू है, यानी आपको एडिशनल प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे। किसने सिखाया? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ने। एंड लास्ट पॉइंट था सर, थर्ड पैरा था, पैरा को लेके। पैरा मतलब मैनेजमेंट का इंटेंट भी आप इंक्वायरी से ही चेक करते हो, मैनेजमेंट का इंटेंट भी आप इंक्वायरी से ही चेक करते हो। तो सर बताओ कैसे मैनेजमेंट का इंटेंट इंक्वायरी से चेक होता है? हमको तीन चीजें चेक करनी पड़ेंगी सर। क्या? पैरा, पैरा का क्या मतलब था? पी ए से पास्ट हिस्ट्री, ओ, आर से रीजंस फॉर द एक्शन, एंड ए से एबिलिटी। तो सपोज मैनेजमेंट कहती है हमने बोनस का प्रोविजन बनाया 10%, 10% ऑफ द सैलरी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज बोनस। तो देखो क्या पास्ट हिस्ट्री भी 10% दिखा रही है? या मैनेजमेंट के पास पैसे हैं 10% बोनस देने के, प्लस व्हाट इज द रीजन फॉर सो मच बोनस? क्या इस बार मैनेजमेंट ने परफॉर्मेंस अच्छी करी है? तो आपने तीनों बातें देखनी है। एंड लास्ट में सर, याद है आपने कुछ ओरल इंक्वायरी की थी? हाँ सर, तो ओरल इंक्वायरी के लिए आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते हो। यहां आपका ऐसे 500 डन डनाडन डन, यहां आपका ऐसे 500 डन डनाडन डन। इट टुक अस अराउंड 15 मिनट्स 40 सेकंड्स, बट आई थिंक इट इज वर्थ इट। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडे सेशन। मेक श्योर जो भी चीजें आज हमने सीखी आप उनको अच्छे से रिवाइज करके आएंगे, एंड यूं ही खुशी खुशी मन लगाकर पढ़ते रहो। खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। हैव एन ऑसम डे अहेड। हमें राही ऑडिट के फिर मिलेंगे चलते चलते। लगे रहो मित्रों, लगे रहो।